एवरीवन, एकेडमिक इंग्लिश चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ग्रीक भाषा में जो लेटर्स हैं सबसे पहले वो हैं अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ? मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो अल्फ़ाबेट इंग्लिश के लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट का जो नामकरण है वो अल्फा और बीटा ग्रीक वर्ड्स के दो लेटर्स को उठाकर इसका नामकरण किया गया है अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा ग्रीक भाषा के दो अक्षरों अल्फा और बीटा से मिलकर बनाया गया है। हम सभी को पता है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट होते हैं। ए ई आई ओ यू 5 हमारे वोवल्स हो गए, बाकी के बच गए हमारे जो कॉन्सोनेंट्स हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की क्लास में आपको अल्फ़ाबेट कहाँ से करने लगी। अभी आपको 5 मिनट में पता चल जाएगा कि मैं अल्फ़ाबेट का जिक्र क्यों कर रही हूँ। ये है हमारा PYQ, जिसमें ये पूछा गया था कि विच टू वोवल्स आर सेमी वोवल्स विच एक्ट एज वोवल एंड नाउन। कौन से दो वोवल ऐसे हैं, कौन से दो कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जो वोवल की तरह एक्ट करते हैं। ये हमारा एस्टेट का और सीटेट का PYQ है और वो जो वोवल्स हैं हमारे वो दो हैं। कौन से? W और Y। कैसे? हम जब प्रोनाउंस करते हैं वो W को तो वो है वेट, वेट, वाई एंड वॉच। यहाँ पर ये साउंड कर रहा है व, लेकिन इन शब्दों को देखिए, काउ, हाउ, बाउ, वाओ, नाउ, बिलो। यहाँ पर ये ओ जो कि एक स्वर है, एक वोवल है, उसको ये प्रोनाउंस कर रहा है। तो यहाँ पर ये एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पर ये एक वोवल की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक इसी तरह से हमारा वाई है। जब वाई कॉन्सोनेंट को हम पढ़ते हैं यच, यल, येलो, यानी, यहाँ पर ये की तरह एक्ट करता है। लेकिन जब मैं कहती हूँ ट्राई, ड्राई, फ्राई, क्राई, यहाँ पर ये आई की साउंड दे रहा है और आई क्या है? आई है वोवल। नेक्स्ट देखिए, डे, मे, से, साइकिल, यहाँ पर ये ए की ध्वनि दे रहा है और इसीलिए यहाँ पर ये एक वोवल की तरह एक्ट कर रहा है। तो याद रखिएगा, दो वोवल ऐसे हैं जिनको हम सेमी वोवल कहते हैं, कॉन्सोनेंट हैं लेकिन वोवल की तरह ये एक्ट करते हैं। अब ये वोवल्स या फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हम क्यों पढ़ते हैं? देखिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक खिचड़ी लैंग्वेज है। जैसे हमारे ऊपर आज़ादी से पहले मुगलों का राज था, उससे हमें मिली पर्शियन और उर्दू लैंग्वेज। उसके बाद जब अंग्रेज़ों का राज हो गया हिंदुस्तान के ऊपर तो उससे हमें मिली इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश को हम एज अ लिंग्वा फ्रैंका यूज करते हैं, क्योंकि लिंग्वा फ्रैंका मतलब है एज अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमारा पिछला PYQ है, मैं आपको PYQ सोल्व करवा सकी हूँ, यू कैन चेक आउट इन दैट वीडियो। तो जो लिंग्वा फ्रैंका है यानी अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, जो देश दूसरे देश पर राज कर देता है तो उसकी जो लैंग्वेज का जो एक्सेंट है या फिर उसके जो वर्ड्स है वो वहीं पर रह जाते हैं। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनके ऊपर भी रोमन्स ने कब्जा किया था। 450 के आसपास वो रोम छोड़ के, जो रोमन्स थे वो ब्रिटेन छोड़ के चले गए थे, क्योंकि जो रोम था उस पर जर्मेनिक ट्राइब्स ने अटैक कर दिया था और इसीलिए उसको वो लीव कर गए थे ब्रिटेन को। तो जो ब्रिटेन की जो इंग्लिश है वो केवल ब्रिटेन की नहीं है, उस पर ग्रीक, लैटिन, हिब्रू, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन और न जाने कितने कितने वर्ड्स हैं, तो वो उन सब का मिक्सचर हो गई। अब प्रॉब्लम क्या है? जो ब्रिटिश में जो टीचर्स थे ना, उन्होंने ये देखा कि भाई कोई किसी वर्ड को जो इंग्लिश में लिखा हुआ कोई कैसे ही प्रोनाउंस कर रहा है, कोई इसको कैसे प्रोनाउंस कर रहा है, मीनिंग सबको पता है, पर उसकी जो उच्चारण का ढंग है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो सब में अलग हो रही है। तो फ्रेंच और इंग्लिश टीचर्स का एक ग्रुप इकट्ठा हुआ। उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया में जहाँ पर भी इंग्लिश बोली जाएगी उसके लिए हर एक वर्ड की एक फिक्स प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए
और उस प्रोनाउंसिएशन को सिखाने के लिए उसके जो नियम बनाए गए, उन नियमों को हम कहते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, और वो दिए थे IPA ने। IPA एक ऑर्गेनाइजेशन था और ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था फ्रेंच और इंग्लिश टीचर्स ने। सॉरी, IPA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। ये भी अगेन हमारा PYQ है। जब इस वीडियो को देखोगे तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप कई तरह के क्वेश्चंस, कई तरह के एग्जाम्स में पूछे गए हैं जो कि डायरेक्ट PYQ है हमारे। देखिए, IPA जो ऑर्गेनाइजेशन था, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, 1886 में पेरिस में बना था। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए काफी है, इससे ज्यादा डीप हमारे पेपर में क्वेश्चन आते नहीं हैं। अब इसका एम क्या था? इस फोनेटिक जो अल्फाबेट एसोसिएशन थी, इसको बनाने का एम था कि हाउ टू प्रोनाउंस साउंड्स एंड वर्ड्स। बस मेन मकसद ये था कि जो शब्द लिखे जा रहे हैं वो प्रोनाउंस कैसे करने हैं। इसीलिए उन्होंने एक चार्ट दिया और उस चार्ट को नाम दिया गया फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें हर एक सिंबल एक फोनेटिक लेटर, एक फोनेम को यानी एक लेटर को प्रोनाउंस कर रहा था। अब जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है उसको हम फोनेटिक स्क्रिप्ट या फोनेटिक नोटेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, पेपर में कभी आ सकता है, अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि फोनेटिक स्क्रिप्ट या फोनेटिक नोटेशन में इस चीज को क्या कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक स्क्रिप्ट और फोनेटिक नोटेशन तीनों ही एक काम है। अब इसने जो चार्ट दिया है वहां पर हर एक सिंबल के लिए इसने जो फोनेटिक का मतलब एक फोनेटिक का साइन दिया है वो या तो इस तरह से बना सकते हैं या फिर जो स्लैंटेड लाइन है वो इस तरह से बना सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब मैं कहती हूं कि BAT बैट, कोई वर्ड ऐसे लिखा हुआ है, तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये दो बनाएंगे स्लैंटिंग लाइन। कैपिटल लेटर्स हम यूज नहीं करते, स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं, और जो A है बैट, इसको हम लिखेंगे ये इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। किसी भी वर्ड को समझने के लिए पहले इसको नहीं, पहले नीचे वाला जो वर्ड है ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का वर्ड है, पहले इसको पढ़ेंगे, बाद में इसकी प्रोनाउंसिएशन आएगी। अब इससे पहले कि हम वोवेल और कॉन्सोनेंट फोनेटिक साउंड करें, सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो बार बार हम फोनेटिक कर रहे हैं, ये होता क्या? देखिए, हमने कहा था कि इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं हमारे वो 26 होते हैं, ABCDE। ठीक है, ABCDE, इनको हम लेटर्स कहते हैं। लेकिन जो वोवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, जो ध्वनि है, उसको हम कहते हैं फनेम। जैसे मैं कहूं ए, तो ये एक फनेम है क्योंकि मैंने बोला है, लेकिन जब मैं इसको लिख देती हूं, ठीक है, मैंने ए को लिख दिया है, जब मैंने इसको लिख दिया है इस बोर्ड पर, तो ये बन गया हमारा ग्राफीम। तो डेफिनेशन ये मैंने इसीलिए लिखी क्योंकि ये हमारे PYQs हैं। तो फनेम जो है वो कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि की जो छोटी से छोटी जो ध्वनि होती है उसको हम फनेम कहते हैं। ग्राफीम, ग्राफ पेपर जो हम बनाते हैं ग्राफ, तो ये रिटन रूप हो जाता है इन्हीं साउंड का। ठीक है, जब बोलते हैं तो वो है हमारा फनेम, और उस बोले हुए को जो लिखा हमने वो हो गया हमारा ग्राफीम। और फोनेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच, इंसान या मनुष्य जो बोलता है, ठीक है, उसके अध्ययन को हम कहते हैं, ध्वनि के अध्ययन को कहते हैं हम फोनेटिक्स। और इनके लिए जो सिंबल्स दिए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में वोवेल्स। हमारी जो फोनेम्स होते हैं या स्पीच साउंड जिन्हें हम कहते हैं वो है 44। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जो हमारे अल्फाबेट है इंग्लिश में वो 26 हैं, लेकिन हम यहाँ पर साउंड 44 क्यों कह रहे हैं? हिंदी में जैसे क ख ग घ ग जितने भी वर्ण हैं उतनी ही हमारी ध्वनियाँ हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है।
क्योंकि कई बार हमें ये पता है कि जिस तरह से हिंदी में क जमा अ मिलकर बनता है एक अक्षर क, तो ये होता है हमारा कॉन्सोनेंट और ये होता है हमारा वोवल। जैसे हिंदी में बिना स्वर के व्यंजन या बिना व्यंजन के स्वर पूरा नहीं होता, कोई भी अक्षर क एक अक्षर है, वर्ण है, लेकिन दो वर्णों से मिलकर बना है क और ए। इसी तरह से जो इंग्लिश होती है उसमें भी जो कोई भी वर्ड है या कोई भी लेटर जिसको हम कहते हैं वो कैसे बनता है, कोई भी जो वर्ड बनता है हमारा वो बनता है कॉन्सोनेंट प्लस वोवल के मेल से। जैसे मैं कहती हूं जी, एक वोवल है, सॉरी कॉन्सोनेंट है, ओ एक वोवल है, तो जी और ओ मिलकर क्या बना, गो बना। वन सिलेबिक वर्ड है। वन सिलेबिक वर्ड क्या होते हैं, जिन्हें हम एक ही सांस में कह जाते हैं, जिसमें एक वोवल साउंड होता है, दो भी हो सकते हैं, और एक कॉन्सोनेंट साउंड या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सिलेबल्स की या मीटर्स की हम बाद में अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज हम फोकस करते हैं अपने स्पीच साउंड के ऊपर। तो जो टोटल स्पीच साउंड है वो 44 है। जितने भी आपको यहाँ पर इस बोर्ड पर ये साइंस दिख रहे हैं ये मोस्टली हमारे क्या है, PYQ है। हर एक यहाँ से ये PYQ, ये PYQ, ये भी PYQ है, ठीक है। ये जितने मैंने दो दो तीन तीन नाम लिखे हुए हैं ये सभी हमारे PYQ हैं। RPSC हो, चाहे CTET हो, DSSB का एग्जाम हो या एस्टेट हो, हर कहीं कोई किसी न किसी लेवल पे, लेवल 2, लेवल 3, कहीं पे ना कहीं ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस क्लास को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो शायद आपको कहीं और दूसरी क्लास या दूसरी बुक्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर से पहले 2 बार इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इन्हीं शब्दों को प्रोनाउंस करने की और बनाने की, एंड आई एम श्योर कि आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा। तो देखिए जो स्पीच साउंड है वो 44 होती हैं। इनको हम 2 पार्ट्स में बांट देते हैं। जैसे हमारे वोवल्स हैं 2 तरह के, वोवल और कॉन्सोनेंट, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से साउंड को भी हमने 2 पार्ट्स में बांटा, एक है वोवल साउंड और दूसरी है कॉन्सोनेंट साउंड। जो हमारे वोवल साउंड होती है दे आर 20 नंबर और जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो है दे आर 24, ठीक है। अभी आप कॉन्सोनेंट साउंड को भूल जाइए। सबसे पहले बात करते हैं हम वोवल साउंड की, जो है हमारे संख्या में 20। अब जो वोवल साउंड है उनको हम अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मोनोफ्थोंग्स एंड डिप्थोंग्स। अब ये क्या है, जो मोनोफ्थोंग्स है ये ग्रीक लेटर से बने हैं, मोनोफ्थोंग्स और डिप्थोंग्स, इसलिए थोड़ा आपको प्रोनाउंस करने में या देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहे हैं, लेकिन इनका जो नामकरण हुआ है मोस्टली आप देखोगे जितने भी इस तरह के जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो ग्रीक लैटिन भाषा से लिए गए होते हैं। तो मोनोफ्थोंग्स का, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल यानी कि एक, और डिप्थोंग्स का, डाई का मतलब होता है 2, ठीक है। नाम से ही हमें ये पता चल जाता है कि जो मोनोफ्थोंग्स हैं इनमें एक वोवल यूज होने वाला है और जो डिप्थोंग्स हैं उनमें 2 वोवल्स यूज होने वाले हैं। जो हमारा RPSC का एग्जाम था वहां पर ये क्वेश्चन था कि हाउ मेनी प्योर वोवल्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब बच्चे यही कंफ्यूज हो गए कि भाई हमने मोनोफ्थोंग्स के बारे में पढ़ा है, हमने डिप्थोंग्स के बारे में पढ़ा है, हमने कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में पढ़ा है, अब ये प्योर वोवल्स क्या होते हैं भाई। तो मेरी नॉलेज में कई बच्चे हैं जो इसको गलत करके आए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि प्योर वोवल्स ही मोनोफ्थोंग्स होते हैं। देखिए नाम से ही समझिए, मोनो का मतलब होता है एक, यानी उसे में किसी चीज की मिलावट नहीं है, वो सिंगल है, इसीलिए मोनोफ्थोंग्स है। इसी का दूसरा नाम प्योर वोवल है, इसी को हम सिंगल वोवल भी कहते हैं और इसको हम इनवेरिएंट वोवल भी कहते हैं। इनवेरिएंट वोवल क्यों? क्योंकि जब हम इसको बोलते हैं तो जो हमारी टोन है वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। इनवेरिएंट मतलब जो फिक्स है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो प्योर जो वोवल साउंड है वो होते हैं 20 और जो मोनोफ्थोंग्स होते हैं वो होते हैं हमारे 12, ठीक है। स्पीच साउंड है 44 में से 20 हमारे क्या हो गए, वोवल साउंड हो गए।
कॉन्सोनेंट रह गए 24, जो वोवल साउंड है 20, उसमें से 12 हमारे मोनोफ्थोन्स हैं, और जो 20 में से 12 घटा दो भाई कितने बच गए? 8। ये है हमारे डिफ्थोंग्स। अब जो डिफ्थोंग्स है जिसमें 2 वोवल्स यूज होते हैं, अब इसमें मिलावट हो गई भी दूसरे की, ये एक था तो प्योर था, सिंगल था, लेकिन यहाँ पर 2 वोवल मिलके बनाते हैं, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर इम्प्योर हो गया। इम्प्योर है तो ये डबल हो गया, क्योंकि 2 है इसमें। आरपीएससी में ही एक और पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि ग्लिडिंग वोवल्स कितने होते हैं, संख्या पूछ रखी थी, तो ग्लिडिंग वोवल्स कितने होते हैं भैया? 8 होते हैं। अगर आप कभी भूल जाओ इनकी संख्या तो एक आसान सा तरीका है, बस आप ये याद रख लो कि वोवल और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। 24 निकाल दो, ये 20 रह गए। 20 में से 12 हमारे मोनोफ्थोन्स हैं, 20 में से 12 घटा दो, 8 हमारे क्या रह गए? मोनोफ्थोन्स, डिफ्थोंग्स। अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि मोनोफ्थोन्स क्या है। जो मोनोफ्थोन्स है देखो, उसको दोबारा से हम 2 पार्ट्स में बांट देते हैं। थोड़ा सा यहाँ मैं आपको हिंदी की वर्णमाला से अटैच करूंगी ताकि आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए। हिंदी में हमारे लघु स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है? ए, छोटी ई, ए आ, ई उ ऊ। स्वर दीर्घ स्वर है और लघु स्वर है, ये हमने पढ़ रखा है। सेम वही चीज है, घबराने वाली या हवा बनाने वाली कोई चीज नहीं है कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मुश्किल है, वो समझ में नहीं आती। अगर आप इसको हिंदी के व्याकरण से रिलेट करके देखोगे तो वही चीजें हैं, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ हमें साइन याद करने हैं। जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की जो चार्ट होता है उससे देखिए, जो मोनोफ्थोन्स हमारे 12 थे उसको अगेन हमने 2 पार्ट्स में बांटा, एक शॉर्ट वोवल साउंड, एक लॉन्ग वोवल साउंड। जो शॉर्ट वोवल साउंड होते हैं हमारे, एस से शॉर्ट, एस से 7, इस तरह से आप याद कर लीजिए। शॉर्ट वोवल साउंड कितने हुए? 7। 12 में से 7 हमारे शॉर्ट वोवल साउंड हुए, 12 में से 7 घटा दो, कितने बच गए? बाकी के जो 5 बच गए वो हमारे लॉन्ग वोवल साउंड हो गए। जो हमारे शॉर्ट वोवल साउंड होते हैं, देखिए सबसे पहले है हमारा कैट। अब ये कहोगे कि पहला ही अक्षर आपने ऐसा लिख दिया जिसमें 2 बने हुए हैं, ए और ई, आप इसको कैसे कह रहे हो? भाई इसका डिजाइन ही ऐसा बनाया है, इसमें ए और ई ऐसे इन दोनों को मिलाया हुआ है, लेकिन जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो है ए, कैट, बैट, सेट, मैट, रैट, ठीक है? इसको कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ है कैट, तो कैट के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड है भाई? कै, तो कै की ध्वनि देता है के, तो के, और ए के लिए ए ई और टी, इसको ऐसे लिखा जाएगा कैट। नेक्स्ट देखिए, स्मॉल ई की तरह है पेन, बेल, जेट, इस तरह के जो वर्ड है एट, एट, जल्दी से, तो उन्हीं तरह को हम PEN याद रखिएगा। जब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिख रहे हैं तो स्लैंटिंग लाइन और स्मॉल लेटर होना बहुत जरूरी है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्मॉल आई, छोटी ई जिसको हम बोलते हैं, सिन, बिन, डिन, टिन, इस तरह के जो वर्ड है वहां पर आ जाता है ई, छोटी ई की तरह है ये हमारा PYQ है। 2023 में मैंने आपका पेपर करवाया था, उसमें भी आपने देखा हुआ होगा कि बट लिख रखा था और ये पूछ रखा था, सॉरी ये दे रखा था साइन, और ये कहा था कि 4 वर्ड दे दिए कि ये जो साउंड है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की, इनमें से कौन सा वर्ड दे रहा है। वहां पर ऑप्शन में 3 और क्या थे मुझे ध्यान नहीं है, बट वहां पर एक ऑप्शन था बट, जो कि इसका आंसर था। बट, कट, नट, शट, बटर, जो तुरंत ओ ओ की ध्वनि देता है, बट, ठीक है? तो बी ये साइन और टी, बट। अब छोटे पी की तरह लग रहा है, लेकिन ये क्या साउंड दे रहा है भाई? ओ की, ओ, ऑन, ठीक है? क्या लिखेंगे इसका? ऑन, डॉन, हॉट, बॉक्स, इस तरह के जो वर्ड्स है वहां पर, यहां पर ओ। नेक्स्ट है हमारा गुड, गुड, शुड, वुड, ठीक है? जो जल्दी, जिसको छोटा ऊ भी की तरह हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो यहाँ पर जी के लिए हमने स्मॉल जी बना दिया। डबल ओ है, इसकी साउंड ये देता है तो सीधा बीच में ये लगेगा और डी लग जाएगा, तो क्या बन गया? गुड, वुड, शुड, ठीक है? अनदर देखिए ये जो लास्ट है हमारा, ये है उल्टे ई की तरह लग रहा है,
और इसको बोलते हैं भाई श्वा साउंड। क्या बोलते हैं? श्वा साउंड। ये भी एक पेपर में आया हुआ है, DSSB का एग्जाम था, PGT का प्रीवियस ईयर पेपर है, उसमें ये लगाकर, ये साइन दिखाकर ये पूछा गया था कि ये कौन सा साउंड है ये तो जो आंसर है इसका वो है भाई श्वा साउंड। अब ये श्वा क्या होता है? जब किन्हीं वर्ड्स पर, सॉरी, जिन किन्हीं लेटर्स पर हम साउंड जो स्ट्रेस है वो कम देते हैं, लेस स्ट्रेस देते हैं, यानी उस पर ज्यादा जोर नहीं लगाते उस शब्द पर, उसको हम बोलते हैं श्वा साउंड। जैसे मैं कह रही नदर, 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 कहीं दब रहा है, नदर आपको ज्यादा सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पर कौन सी साउंड आएगी? यहाँ पर श्वा साउंड होगी। देखिए कैसे, यहाँ पर एक ही जगह हमने लगा दिया ये श्वा साउंड, नो नो नदर, तो यहाँ पर ये देखिए ये साउंड आ गई जो बट कट, जो जल्दी से प्रोनाउंस हो जाए। डी का ये साउंड है, जैसे डी हम ऐसे बनाते हैं, तो ये कैसे बना रहे हैं भाई? थोड़ा सा ऐसा करके और इसमें कट कर दो, ठीक है, तो ये ड का साउंड है। और बाद में दोबारा से आर बोला नहीं जा रहा, नद, तो ओ नहीं बोला जा रहा इसलिए आर नहीं लगेगा, यहाँ पर भी क्या लगेगा? श्वा साउंड लगेगी, ठीक है। जब हमारी शॉर्ट वोवल कर लेते हैं तो इसके बाद बारी आती है हमारी लॉन्ग वोवल्स की। लॉन्ग वोवल्स बिल्कुल इसी तरह, देखिए हमने यहाँ पर छोटा ई किया है ना, सिन, पिन, डिन, बिन, यहाँ पर हमारा आ जाता है बड़ा ई। कैसे? ही, शी, बी, लंबा बोला जा रहा है तो क्या कर देना है? एच की जगह स्मॉल एच और ही आई लगा के उसके आगे क्या लगा देनी है? तो डॉट लगा देनी, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊ, यहां पर देखो, एक बार हमने यहां पर पढ़ा है छोटा ऊ, गुड, ठीक है, यहां पर हो जाएगा ये बड़ा ऊ, बिल्कुल इसी तरह का है। रिलेट करके देख लीजिए, इतना याद रखना है, ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है। प्रोनाउंस करके देखिए शब्दों को, गुड, यहाँ पर है फूड, मूड, लंबा ऊ बोला जा रहा है, तो एफ, यू के आगे दो डॉट और डी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओ, फॉर, फॉर, ना तो ओ है ना आ है, ये ओ है, तो एफ की जगह एफ लगेगा, ओ यू की जगह ये आधा ओ लग गया, या उल्टा सी कह लो, दो डॉट और आर, ये हमारा बन गया फोर। नेक्स्ट है फादर, आदर, ये आ जो बड़ा आ है, यहां पर हमने पढ़ा अ, पट, यहां पर क्या पढ़ रहे हैं हम? आ, यहां पर है ए, यहां पर है आ, यहां पर है छोटी ई, यहां पर है बड़ी ई, यहाँ है छोटा ऊ, यहाँ पर है बड़ा ऊ, ठीक है। तो शॉर्ट वोवल और लॉन्ग वोवल में मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। यहां पर हो गया आ, फादर, एफ के लिए स्मॉल एफ, आ लॉन्ग साउंड है, तो ए के आगे दो डॉट, दो, ये दो की साउंड दे रहा है, तो मैंने भी बताया था कि डी बना के थोड़ा सा टेढ़ा ऊपर से कट कर दो, और र है तो उसकी जगह पर आर लगा दो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, जैसे थ्री लगा के, थ्री बना के और दो डॉट है, ये क्या साउंड है? ह, ह, आर नहीं बोलेंगे, ठीक है, आर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ह, ठीक है। एच, ये उल्टा थ्री लगा के और दो डॉट लगा देनी है, इस तरह का साइन है, ये इस तरह की साउंड देता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे डिफ्थोंग्स के बारे में। डिफ्थोंग्स जिनको इम्प्योर या डबल वोवल्स या ब्लीडिंग वोवल्स भी कहते हैं, दे आर 18 नंबर्स। सबसे पहले है आई, ए और आई, देखिए दो वोवल्स मिल रहे हैं इसीलिए इनको डबल या फिर इम्प्योर वोवल्स कहते हैं। इसको बोलेंगे आई, कैसे लिखा जाएगा? स्काई है जैसे, तो एस के की जगह के आएगा और वाई की जगह हमने क्या लिख दिया? ए और आई, स्काई। एक अनदर वर्ड देखिए, जैसे डाई है, डी आई ई, डाई है तो डी की जगह डी रहेगा, आई ई की जगह क्या लिख दिया? ए आई, क्योंकि ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है आई, डाई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आउ,
ये है हमारा आई और ये है हमारा आओ। देखिए दो शब्दों को ले रहा है, दो वोवल्स को ले रहा है, आ उ आओ। जैसे प्रोनाउंस करो, माउथ, साउथ, हाउ, आओ, इस तरह के वर्ड्स हैं। जैसे एम की जगह एम लिखिए, आओ, ओ यू जहां पर है इसकी जगह ए और यू जो दो है डिफ्थोंग्स है ये यूज करिए। यहां पर ये जैसे देखो यहाँ पर टी और एच ये द का काम कर रहा था, ये रहा फादर, अनदर, द, लेकिन ये यहाँ पर टी एच है, ये थ की साउंड कर रहा है और थ के लिए क्या साउंड है भाई, ये थीटा। अगेन ये ग्रीक जो अल्फाबेट है मैंने शुरू में बताया था, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ये उसी की जो वर्णमाला है उसी का एक लेटर है, तो ये इसमें लिया गया है। यहाँ पर ये थ है तो थ के लिए है इस तरह का ये थीटा साउंड है। हाउ, एच और आउ की जगह ए और यू, ठीक है। नेक्स्ट पर उल्टा ई की तरह लग रहा है और यू है, इसको करिए ओ, ओ, नो, सो, ठीक है। और यहाँ पर ओ सीधा ये साउंड लग जाएगी और नो की जगह एन लग के ई और उल्टा ई और यू लग जाएगा, ओ। नेक्स्ट देखिए पुअर, ऊ अ, ऊ अ, पुअर, पी की जगह पी है, डबल ओ की जगह यू और ई जुड़ के और ये दो साउंड लगी, आर बोलेंगे नहीं, छोड़ देंगे। इसी तरह से टूअर है, टूअर, टूअर, टी यू ई और ये उल्टा साउंड। अब आप ये कहेंगे कि हमें कैसे पता चले कौन सा शब्द बोलना है, कौन सा नहीं बोलना है, कौन सा लेटर साइलेंट में है। तो जितनी ज्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करोगे उससे पता चल जाएगा। और ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हम कर रहे हैं ना, ये साउथ इंग्लैंड की स्टैंडर्ड इंग्लिश है, इसको किंग्स इंग्लिश या क्वींस इंग्लिश भी बोलते हैं। इसको स्टैंडर्ड इंग्लिश माना जाता है ब्रिटेन की। और हम जो है अपने देश में ब्रिटिश असेंट को मानते हैं, इंग्लिश असेंट को नहीं मानते हैं। सेंटर की दो स्पेलिंग है, देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ये भी लिख देते हैं ये भी लिख देते हैं। जब हम नेट पे सर्च करते हैं तो हमें ये दोनों मिलेंगी, लेकिन अगर आपने पेपर में लिखा है ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक में जाएगा तो आपका ये गलत हो जाएगा, ये हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि CENTER ये अमेरिकन एक्सेंट है जो हमारे यहाँ पर नहीं माना जाता, हम ब्रिटिश एसेंट को मानते हैं, इसीलिए ये स्पेलिंग हमारी ठीक रहेगी। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन हम कहते हैं लेकिन अमेरिका में एयरप्लेन कहते हैं, लेकिन हम एरोप्लेन ही मानते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हमारा डिफ्थोंग, ये है ओई, ओई, बॉय, बी यू सॉरी आधा ओ की तरह लग रहा है और आई। अगेन ये PYQ है, लेवल 2 में या 3 में पूछा गया था एस्टेट में, ये PYQ है। इसमें बॉय को पूछा गया था, बॉय लिखे और ये बताया गया था कि इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताइए भाई। तो काउ को भी ऐसे लिखेंगे, सी औ की जगह ओई, काउ। अब नेक्स्ट है हमारा डे, 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 ए नहीं कहेंगे, डे, डे, DEI, AY की जगह EI, पे, PEI, पे, डे, पे। नेक्स्ट इज आई और उल्टा ई की तरह है, इसको हम बोलेंगे बियर, बियर, कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी, EA की जगह आई और ये और दो ये आर मोस्टली जगह जो है साइलेंट रहता है। इसी तरह से डियर, बियर, डियर, आर को हम ज्यादा प्रोनाउंस नहीं करते हैं, लास्ट में जो होता है, जैसे कार है, ठीक है, कार, कार, आर नहीं सुनाई देता। उसी तरह से डियर, बियर, ठीक है, DIE और दो डॉट्स। नेक्स्ट इज एक सीधा ई लग रहा है, एक उल्टा ई लग रहा है, ठीक है, और ये क्या साउंड करता है, एयर, एयर, जैसे एयर है यहाँ पर एयर, तो ई दोनों लग जाएंगे AI की जगह और पीछे क्या लगेगा आर, एयर, एयर, देयर। अब अगेन देखिए यहाँ पर ये किसकी साउंड दे रहा है, द की, तो डी लगा के काटा लगा दीजिए, एयर की जगह जो उल्टा ई है वो हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो है ये वोवल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं
हमारे वोवल साउंड जो है हमारे हो गए हैं। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड की। कॉन्सोनेंट साउंड हमें पता है 24 है। तो सबसे पहले जो कॉन्सोनेंट है हमारी ये जो लिरिक्स होती है, जो वोकल कोड जिसको पार्ट बोलते हैं, ठीक है, ये जो यूज होती है उसके बेस पर करेंगे। उसके बेस पर हम जो कॉन्सोनेंट साउंड है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वॉइस्ड एंड वॉइसलेस। वॉइस्ड क्या है? वॉइस जिसमें बोलते टाइम यहाँ पर हाथ लगाओगे तो घर घर की आवाज़ आती है, ठीक है, जिसमें इस वोकल कोड का यूज हो रहा है। तो ये हैं हमारे 15 नंबर्स। और जो वॉइसलेस साउंड है जिसमें वोकल कोड इज नॉट यूज्ड, इसमें वोकल कोड का यूज नहीं होता है। ये कौन से साउंड है भाई? वोकल कोड में है डी, टी, जी। ये जे लग रहा है बट ये जे नहीं है, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे य, ठीक है, इसको प्रोनाउंस करेंगे य। एल, एम, एन, एन, जी, आर, दो। फादर है ना, फादर, देयर, अनदर, तो ये डी, दैट, यहाँ पर इसको लिख लीजिए, ये है द, वी, डब्ल्यू, वाई, जेड और एस जेड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे वॉइसलेस, दे आर 9 नंबर्स जिसमें वोकल कोड यूज नहीं होती है। ये है एफ, के, पी, एस, टी, सी, एच, एस, एच और यहाँ पर ये साउंड है टी एच, थ। जो द है वो है वॉइस्ड साउंड और जो थ है वो है वॉइसलेस साउंड। ये हमारे PYQ में मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से उठ के आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। RBSC में क्वेश्चन आया था कि कई सारे शब्द दे रखे, देयर, फादर, थम, ये पूछ रखा था कि बताइए इनमें से डिफरेंट कौन सा है। तो यहाँ पर ये द की साउंड दे रहा है, यहाँ पर ये थ की साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर एक ये होगी। दूसरी तरह से क्वेश्चन था कि इसी तरह से वर्ड दे दिया और उसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ढूंढनी थी, तो यहाँ पर इस तरह का भी वर्ड था और ये जो थीटा है इस तरह का भी था और ये हमें ढूंढना था। तो इसीलिए याद रखिएगा कि जो थ है उसके लिए थीटा है और द के लिए ये डी लगा के और कट है। अब बात करते हैं हमारी जो 24 कॉन्सोनेंट साउंड है बेस्ड ऑन आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मीन्स हमारी जो मूर्धा है, जो हमारा ये पैलेट्स हैं, टंग है, लिप्स है, वो जो यूज़ होते हैं, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो यूज़ होता है आर्टिकुलेशन का, वो बोलते टाइम जो अंग हमारे मुंह के इस्तेमाल होते हैं उसके बेस पर हम मानते हैं। सबसे पहले हमारे प्लोसिव, प्लोसिव को हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, हिंदी में जो बोलते हैं स्पर्श व्यंजन क, ख छोड़ के ग, यानी कि पहला और तीसरा। हिंदी में जो वर्णमाला होती है उसमें पहला और जो तीसरा अक्षर होता है वही है 6, के, जी, टी, डी, पी और बी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फ्रिकेटिव, फ्रिक्शन होता है ना वर्ड, फ्रिक्शन जिसको घर्षण बोलते हैं। तो फ्रिकेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं? जिनमें संघर्ष उत्पन्न होता है। कितने हैं? वे हैं 9। कौन से हैं? एफ, वी, थीटा और डी, एस और ये श साउंड है एच और जेड और ये जी। इसके बाद है नासल, नासल को बोलते हैं नाक से ही, एन से नासल, ऐसे नाक। अनुनासिक स्वर है जिसमें न, म, मुंह और नाक जो है इस्तेमाल होती है, एम, एन और ये है जो बड़ा सा एन लगा के इस तरह से कर दिया है, ये है एन जी के लिए। जैसे मीनिंग है ना, फीलिंग है, ING यूज करते हैं तो उसकी जगह पर एन लगा के इसको लंबा नीचे कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्लीकेटिव, इसको बोलते हैं स्पर्श संग। देखो फ्रिक्शन वर्ड इसमें भी आ रहा है, फ्रिक्शन वर्ड इसमें भी आ रहा है। तो ये है फ्रिकेटिव 9 है, ये है एफ्रिकेट्स, ये है 2 स्पर्श संघर्षी व्यंजन जिनको बोलते हैं, और ये है च और च जिसमें ये पी और ये लंबा एस बना हुआ है और ये डी और ज, च और ड। दे हैव लेटरल, एट्रल नाम से ही लग रहा है, एल ये एक ही है, लेटरल सतही व्यंजन जिसको बोलते हैं, और अप्रोक्सीमेट यानी अंतस्थ व्यंजन, ये रेल में है ना, ये ज बताया था मैंने, ये ज दिख रहा है पर ये ज नहीं है, ये है आर और डब्ल्यू,
ठीक है, तो इस तरह से आज के हमारी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की क्लास पूरी होती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई परेशानी हो या कोई और सब्जेक्ट की या टॉपिक पे आप क्लास बनवाना चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी डू कमेंट इन माय कमेंट सेशन। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू।